हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। सो बताओ आप लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। एज यू नो कि मैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो कवर कर रही हूँ फॉर 30 डेज के लिए। सो टुडे इज क्लास 19, डे 19 ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इम्पोर्टेंट सीरीज। सो जो लोग आज मेरी फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो उनको मैं बता देती हूँ फिर से कि मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, बिकॉज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज समथिंग की जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, उसमें लाइक सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है डेट इज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एंड एमएसएन का होता है। सो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं 30 डेज में 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रही हूँ। सो अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं सो आप मेरे लाइक चैनल में मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, एंड प्लेलिस्ट में आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे सर्च करना, फिर उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज आज हम ट्रॉमा के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉमा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है ना, लाइक जितने भी इमेज बेस्ड जो आ रखे हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड कुछ लाइक बच्चों का रिक्वेस्टेड भी था कि हमें ट्रॉमा वाला लाइक जो टॉपिक है उससे हमें लाइक वो टॉपिक हमें थोड़ा वीक है वो हमें कवर करवा दो। सो आज मैंने सोचा ये टॉपिक मैं आज कवर करवाती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ATLS, दैट इज एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। हमने पढ़ा था ना ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ऐसे ही होता है एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। मतलब कि कोई पेशेंट जो ट्रॉमा वाले होते हैं, जैसे कि हमारा लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या फिर जो लाइक जो ऐसे ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, लाइक थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गए, या कुछ इंजरी हो जाती है ना, तो उन पेशेंट में कैसे मैनेजमेंट करना है, राइट। जैसे कि अगर पेशेंट अरेस्ट में जाता है तो कैसे मैनेज करते हैं, वो हमारा पूरा ACLS के प्रोटोकॉल्स में आता है। बट ATLS में क्या होता है, जो ट्रॉमा वाले पेशेंट होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। ओके, सो ATLS क्या है, इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसको ट्रेनिंग देते हैं? ऑफ कोर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, लाइक वी एंड डॉक्टर्स एंड ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उनको देते हैं। विच प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ इंजर्ड पेशेंट, की जो हमारे इंजर्ड पेशेंट है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट है, उनको इमीडिएट केयर कैसे देना, सो दैट उनकी लाइफ हम जल्द से जल्द हम बचा सके, उनकी जो लाइफ की जो लाइक जो प्रोग्नोसिस हो गुड हो। ठीक है, सो जैसे कि हमने ACLS पढ़ा था, BLS पढ़ा था, उसमें हम क्या फॉलो करते हैं, उसमें हम फॉलो करते हैं CAB मतलब हम पहले सर्कुलेशन, हमारा फोकस होता है कि हमारा सर्कुलेशन को मैनेज करना है, देन एयरवे, देन ब्रीदिंग। ये हमारा साइकिल होता है इन ACLS एंड BLS। पहले हम सर्कुलेशन मैनेज करते हैं, देन एयरवे, देन ब्रीदिंग। ठीक है, सो ये हमारा प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी जो होती है ना, डेट इज सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। बट इन अकॉर्डिंग टू एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, हम CAB फॉलो नहीं करते, हम कैब फॉलो नहीं करते, हम क्या फॉलो करते हैं, हम बेसिकली ABCDE फॉलो करते हैं। उससे पहले एक C आ जाता है, यानी CABDE फॉलो करते हैं। ठीक है ना, सो C मतलब कि अगर एग्जाम में अगर आए ना ABCDE, यस कैब क्या फॉलो करते हैं, तो हम फॉलो करते हैं ABCDE रूल। ठीक है ना, अगर आपको CABDE लिख दे तो आपको CABDE पे टिक करना है। ठीक है ना, सो बेसिकली ये क्या है, पूरा जो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले ना, ये पूरा लाइक इसी पे डिपेंड है, कैसे एयर मैनेज करना है, कैसे में ब्रीदिंग मैनेज करना है। सो सब कुछ इसी पे डिपेंड होने वाला है ये क्लास। सो CABDE मतलब क्या है कि CABDE मतलब कि जैसे कि जो हमारे ट्रॉमा वाले जो पेशेंट होते हैं ना, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो पेशेंट हुआ, अब उसका क्या होगा, ब्लीडिंग तो पक्का पक्का है। तो अगर बहुत ज्यादा सिवियर वाला ब्लीडिंग हो रहा है, आपको दिख रहा है कि लाइक ओपन फ्रैक्चर हो रखा है पूरा, लाइक पैर से लाइक लेग से पूरा ब्लीड हो रहा है, तो आपको सबसे पहले वहां पे कंप्रेस करना है, लाइक उस एरिया को हमें ब्लीडिंग होने से फर्दर रोकना है। ठीक है ना, सो फर्स्ट आपका ये होगा कंसर्न। सो कैटास्ट्रोफिक हेमरेज को कंट्रोल करना है। ठीक है ना, सो उसके लिए ऑफ कोर्स आप कंप्रेशन ही कर सकते हो, बाहर अगर है पेशेंट तो आप कंप्रेसर ही कर सकते हो, या फिर हॉस्पिटल में भी जैसे आएगा तो सबसे पहले आप बैंडेज लगा के उसको रोकोगे, उसके बाद देखा जाएगा। बट फर्स्ट आप क्या करोगे, ब्लीडिंग रोकने का जो सबसे फर्स्ट मेथड होगा डेट इज कि जहां से ब्लीडिंग हो रहा है वहां पे आपको प्रेशर लगाना है, राइट। देन एयरवे पे आते हैं। अब एयरवे में क्या है कि एयरवे में कि पेशेंट के मुंह लाइक पूरा पेटेंट, जो एयरवे है वो पूरा पेटेंट होना चाहिए, राइट। अब एयरवे मैनेजमेंट में ही इतनी बड़ी क्लासेस है ना कि उसमें कैसे मैनेज करना है, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, वो सब हम कुछ डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो एयरवे में हमें क्या करना है, हमें पेटेंसी देखना है कि लाइक मुंह में कुछ भरा हुआ तो नहीं है, कुछ लाइक कुछ सिक्रीशंस हो गया, या फिर कुछ भी फॉरेन बॉडी मुंह में नहीं है, जिसकी वजह से जो एयर है वो अंदर लंग्स को नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा, राइट। सो हमें पेटेंसी चेक करना है, अगर कुछ फॉरेन बॉडी है या फिर सिक्रीशन है उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, मेंटेन एयरवे यूजिंग बेसिक मैन्यूवर, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट एयरवे विद डेफिनेटिव एयरवे।
सो वो सब हम कुछ आगे पढ़ने हैं। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एयरवे देखना है कि एयरवे शुड बी पेटेंट, सो दैट जो मुंह से जो सारा जो सांस है, नाक से जो सांस है वो पेशेंट के लंग्स तक जाए। सो लाइक प्रॉपर एयरवे होना चाहिए, एयरवे जो है वो पेटेंट होना चाहिए। देन सेकंड हमारा जो हमारा सेकंड जो प्रायोरिटी आता है दैट इज ब्रीदिंग। सो हमें ब्रीदिंग के लिए लाइक प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर पेशेंट को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, है ना। सो उसके लिए वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ होता है ना। सो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। एंड सी इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में मतलब कि वही कि पेशेंट का लाइक प्रॉपर हार्ट रेट, बीपी, कैपिलरी रिफिल टाइम, ये सब प्रॉपर लाइक वो हमें मैनेज करना है, ठीक है ना। मतलब कि सी में सर्कुलेशन में हमारा लाइक हेमरेज कंट्रोल करना है, प्रॉपर फ्लूइड रिससिटेट करना है, शॉक में पेशेंट जा रहा है तो शॉक मैनेज करना है, तो ये सारा हमारा सर्कुलेशन में आता है। देन डी मतलब डिसेबिलिटी, मतलब कि ऑफ कोर्स इसमें हम जीसीएस देखेंगे, पेशेंट का जीसीएस हो गया, प्यूपिल हो गया, है ना। सो ये सारा हम देखेंगे, शुगर देखेंगे, जीसीएस, प्यूपिल हो गया, शुगर हो गया। सो ये हमारा डिसेबिलिटी में आएगा। एंड ई मतलब ई में हम लाइक पेशेंट का जो, अगर पेशेंट हाइपोथर्मिया में गया है तो हमें हाइपोथर्मिया मैनेज करना है, या हाइपरथर्मिया में है तो हाइपरथर्मिया मैनेज करना, मतलब बेसिकली हमें टेम्परेचर मैनेज करना है, ठीक है ना। सो ये हमारा होता है CABDE रूल। तो सी मतलब कि कैटास्ट्रोफिक, अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को, हेमरेज को कंट्रोल करना है। ए में हमें एयरवे पेटेंट रखना है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे करना है। बी मतलब ब्रीदिंग, हमें प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन देना है पेशेंट को। एंड सी मतलब सर्कुलेशन, प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर जो पेशेंट का जो है वो बीपी कंट्रोल होना चाहिए, हार्ट रेट हो गया, सैचुरेशन हो गया, सैचुरेशन तो वैसे ब्रीदिंग में भी आ जाएगा, है ना। कैपिलरी रिफिल टाइम हो गया, प्रॉपर हेमरेज नहीं होना चाहिए कहीं से, है ना। शॉक में पेशेंट नहीं जाना चाहिए। डिसेबिलिटी में हम लाइक प्रॉपर हमें शुगर मेंटेन करना है, जीसीएस देखना है, प्यूपिल रिएक्शन देखना है ना। एंड ई मतलब कि टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। सो हाइपोवोलेमिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा। जो जो पेशेंट ट्रॉमा के होते हैं उनमें जो शॉक होता है ना, दैट इज द मोस्ट कॉमन जो शॉक होता है, दैट इज हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रॉमा हुआ है तो क्या हो रहा है, ब्लीडिंग लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है, सीवियर ब्लड का लॉस होता है, ओपन फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर, या तो बॉडी के अंदर ही ब्लड का लॉस हो रहा है या तो बाहर लॉस हो रहा है। सो मतलब बेसिकली क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है। सो हाइपोवोलेमिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन द ट्रॉमा पेशेंट। ये एक में भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, सो आपको ये पता होना चाहिए कि इन ट्रॉमा पेशेंट मोस्ट कॉमन शॉक कौन सा होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, ठीक है ना। देन ये एक आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत ही बार एमसीक्यू आ रखा है। वो पूछ लेते हैं कि सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कैसे निकालते हैं। सो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर मतलब कि सेरिब्रल मतलब हमारे ब्रेन का परफ्यूजन कैसा है ना, ब्रेन को परफ्यूजन प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। सो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर से माइनस कर देते हैं, तो हमारा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर आ जाता है। एंड ये बहुत बार एग्जाम में है एंड वेरी सिंपल है, लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इक्वल्स टू मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। देन मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, सो मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने का भी फॉर्मूला बहुत बार आ रखा है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछ लेते हैं। एंड कभी कभी वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दे देते हैं एंड पूछते हैं कि मीन आर्टेरियल प्रेशर बताओ, ठीक है ना। सो मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो इससे हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर आ जाता है, ठीक है ना। सो ये एक दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देन ये एक चीज ये है, यस दिस इज द रिकवरी पोजीशन, ये भी एग्जाम में आ रखा है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक मैंने ये इमेज यहाँ पे लगाया है सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज द रिकवरी पोजीशन। जैसे कि पेशेंट आया, ट्रॉमा वाला पेशेंट आया, या फिर पेशेंट अगर अरेस्ट में भी चला जाता है तो हम लाइक उसको अगर मैनेज कर देते हैं, पेशेंट रिवाइव हो जाता है ना, तो उसके बाद हम उसको पोजीशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकवरी पोजीशन। कौन सा पोजीशन देते हैं हम, रिकवरी पोजीशन देते हैं, ठीक है ना। सो रिकवरी पोजीशन कैसे देते हैं, दिस इज द रिकवरी पोजीशन, ठीक है ना। कैसे देते हैं, सबसे पहले पेशेंट सीधा लेटा हुआ था, है ना, टिल्ट द हेड बैकवर्ड, इंश्योर क्लियर एयरवे क्लियर होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हेड को बैकवर्ड टिल्ट करते हैं, ठीक है ना। एंड स्ट्रेटन द हेड एंड नेक को लाइक प्रॉपर न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं। देन प्लेस द आर्म एट द साइड पे आर्म रखते हैं एंड अदर आर्म अक्रॉस द चेस्ट, जो दूसरा वाला आर्म है वो चेस्ट पे रखते हैं विथ हैंड अगेंस्ट द चिक, ठीक है ना। उसके बाद ब्रिंग फार नी अप टू 90 डिग्री, मतलब सिंपल नी को ऐसे खड़ा कर देते हैं एंड उसके बाद प्रॉपर ऐसे करवट दे देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिकवरी पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ रखे एग्जाम में, लोग सोचते हैं क्या ही है, पूछ लेते हैं रिकवरी पोजीशन कौन सी है। सो दिस इज कॉल्ड रिकवरी पोजीशन, ठीक है ना। कब देते हैं, आफ्टर अरेस्ट के बाद, अगर पेशेंट सर्वाइव करता है तो भी देते हैं, या फिर ट्रॉमा वाले जो पेशेंट आते हैं उनको प्रॉपर मैनेज करने के बाद भी हम कौन सा पोजीशन देते हैं, वी आर गिविंग रिकवरी पोजीशन, राइट।
ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है, हमें जो एयरवे है उसको प्रॉपर मैनेज करना है। हमें जो पेटेंसी है, एयरवे की जो पेटेंसी है उसको ओपन रखनी है, पेटेंट एयरवे रखना है। सो पेटेंट एयरवे रखने के लिए हमें कौन सा करना है, हम ये दोनों मैन्यूवर फॉलो करते हैं, दैट इज द जॉ थ्रस्ट एंड चिन लिफ्ट, ठीक है ना। सो चिन लिफ्ट पहले पढ़ते हैं। चिन लिफ्ट में क्या करते हैं, सिंपल चिन लिफ्ट, बहुत सिंपल है ना, आपको दिख के ही पता चल रहा होगा चिन लिफ्ट, एंड आपको इमेज में दिख रहा होगा चिन लिफ्ट करने से हमारा ट्रैकिया थोड़ा सा ओपन हो गया ना, दिख रहा होगा आपको, ओपन हो गया तो प्रॉपर ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा, ठीक है ना। सो चिन लिफ्ट कैसे करते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, सिंपल, हेड को टिल्ट करते हैं, चिन लिफ्ट हो जाता है। हेड टिल्ट स्ट्रेचेस द एंटीरियर नेक मसल्स, ऑफ कोर्स देखो जब मैं हेड को टिल्ट करूंगी तो जो मेरा एंटीरियर नेक मसल्स है वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है ना। लिफ्ट द टंग अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, एंड यही तो हमें चाहिए था, सो दैट एयर अच्छे से अंदर जाए, एंड एपिग्लोटिस अवे फ्रॉम द लेरिंजियल इनलेट। चिन लिफ्ट स्ट्रेचेस द स्ट्रक्चर मोर एंड पुल्स द मैंडिबल एंड टंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। सो इसको बोलते हैं हेड टिल्ट, दिस पोजीशन इज कॉल्ड हेड टिल्ट, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ठीक है ना। सो अगर ये एग्जाम में दे देगा कि व्हाट इज दिस पोजीशन, सो यू शुड नो दिस इज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, एयरवे को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। देन द क्वेश्चन इज कि जो पेशेंट आया है, लेट्स सपोज जो पेशेंट आया है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है या फिर वो छत से नीचे गिर गया है, ठीक है ना। सो देयर माइट बी चांसेस कि उनको स्पाइनल कोड इंजरी हुई होगी, राइट, हुई होगी। एंड अगर हम ये वाला पोजीशन करते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हैं, तो क्या हो सकता है कि हमने हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया प्रॉपर, तो जो स्पाइनल कोड इंजरी हुई है वो और सिवियर हो सकता है ना, क्योंकि अब देखो वहां पे इंजरी हुई है, अब उसको हमारा मेन जो हमारा मोटिव होता है कि इंजरी हुई है उसको और और वैसा पोजीशन ना दे जिसकी वजह से जो इंजरी हो और प्रोग्रेस हो। बट इसमें जो हम प्रॉपर स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो जो इंजरी है सर्वाइकल इंजरी हुई होगी, लेट्स सपोज आई एम सेइंग लेट्स सपोज सर्वाइकल इंजरी हुई होगी, वो छत से गिर गया तो सर्वाइकल इंजरी हुई होगी, एंड मैं बहुत विगरसली आराम से हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट किया पेशेंट का, उसका ऑलरेडी सर्वाइकल इंजरी था, ठीक है ना, एंड मैंने प्रॉपर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया तो और उसकी जो इंजरी है और बढ़ जाएगी ना। सो इन दैट केस हम कौन सा मैन्यूवर फॉलो करते हैं, वी आर फॉलोइंग जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। एंड मैनी टाइम्स आस्क इन द एग्जाम की जब पेशेंट को स्पाइनल कोड इंजरी होगी तो कौन सा मैन्यूवर करेंगे, तो हम करेंगे जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। कौन सा करेंगे, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। कैसे करते हैं, दिस इज द ऑल्टरनेटिव टू हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, मतलब कि जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट में भी हम क्या कर रहे हैं, एयरवे को पेटेंट कर रहे हैं, वैसे ही जॉ थ्रस्ट भी वही है, बट जॉ थ्रस्ट कब करेंगे, जब स्पाइनल कोड इंजरी सस्पेक्टेड होगा, ठीक है ना। टेक्निक ऑफ चॉइस वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। आई बात समझ में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या फिर फॉल हो गया या फिर ड्रॉनिंग हो गया और डाइविंग या फिर एक्सीडेंट हो ना, सो इन दैट केस हमें क्या करना है, पता क्या होता है, एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेंगे कि उनको स्पाइनल कोड इंजरी सस्पेक्टेड है तो कौन सा देंगे, मतलब एग्जामिनर तो चालाक है ना, ऐसे तो नहीं डायरेक्टली आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, वो यही बोलेंगे कि एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो पानी में तैरने गया था, वो ड्रॉन हो गया, मतलब डूब गया, तो उसमें आपको एयरवे ओपन करना है, तो आप कौन सी मेथड करोगे, चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, फटाफट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, हमें लगा यार यही तो करते हैं, बट नहीं, यहाँ पे है हमारे पास एक क्या है कि नहीं, नो, यहाँ पे जो बच्चा है वो ड्रॉनिंग में गया था, मे बी यहाँ पे उसकी स्पाइनल कोड इंजरी हुई होगी, सर्वाइकल इंजरी हुई होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। आई बात समझ में। सो प्लेस द फिंगर, कैसे करते हैं ये, प्लेस द फिंगर पोस्टीरियर टू द मैंडिबल, ऐसे ऐसे प्लेस करते हैं, ठीक है, ऑफ द जॉ एंड अप्लाई अपवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रेशर। आपको दिखने में लग रहा होगा इसमें भी तो हम स्पाइन को मूव हो रहा होगा ना, बट नहीं, बहुत प्रॉपर, अगर आपने कभी ट्रेनिंग ली होगी, जैसे कि मैंने तो जो हमारे कॉलेज थे वहां से हमें ये ट्रेनिंग करवाते थे, हमारा ये प्रॉपर ये सिखाते थे, ये पूरा हर चीज कैसे करते हैं। सो उसमें हमें प्रॉपर करते थे ना, तो ये बिल्कुल मूव नहीं करता है, पूरा एकदम प्रॉपर सपोर्ट देके करते हैं, पूरा पूरा मैंडिबल को पकड़ के ऐसे करते हैं ना, सो ये बिल्कुल बिल्कुल जो हमारा स्पाइन है ना, बिल्कुल मूव नहीं करता है, ठीक है ना। सो क्या करते हैं हम, प्लेस द फिंगर पोस्टीरियर टू द मैंडिबल ऑफ जॉ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एज यू कैन अप्रिशिएट इन द पिक्चर, उन्होंने मैंडिबल जॉ को पकड़ रखा है, ठीक है ना, पोस्टीरियरली, एंड अप्लाई अपवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रेशर, ठीक है। होल्ड माउथ स्लाइटली ओपन, माउथ को, क्योंकि हमें माउथ को ओपन करना है यूजिंग थम से, जैसे कि दिख रहा है आपको, थम से ये जो माउथ को ओपन कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपने किया होगा तो बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टू डिस्प्लेस द चिन इनफीरियरली, सो दैट जो माउथ है वो ओपन हो जाए, एंड एयरवे जो एयरवे को हम चेक कर सके कि अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, अंदर कुछ फॉरेन बॉडी तो नहीं है, अंदर कुछ सिक्रेशन तो नहीं है, अगर है तो हम उसे निकाल लेंगे। आई बस में, सो हेड टिल
chin lift and jaw thrust maneuver. very important many times asked in the exam. मुझे तो लगता है हर एक बार छोड़ के आ ही जाता है, या तो प्री में आ जाता है या फिर मेंस में आ जाता है, बट आ जाता है, ठीक है। सो अच्छे से ध्यान रखना आप। उसके बाद यस दिस इज, ये मैंने बताया, दिस इज द रिकवरी पोजीशन, ठीक है ना, दिस इज द रिकवरी पोजीशन एंड ये आपको पता चल गया। एंड दिस इज रोल ओवर। देखो जो पेशेंट स्पाइनल कोड इंजरी के होते हैं, ठीक है ना, सस्पेक्टेड जो होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया जो छत से गिर गए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है ना, सो इन दैट केस हम पेशेंट को ऐसे नहीं कि कहीं भी ऐसे उठा के ऐसे कर दिया, क्योंकि उनको स्पाइनल कोड इंजरी सस्पेक्टेड है। अगर हमने उठा के कहीं भी ऐसे कर दिया तो क्या होगा, जो उसकी इंजरी है और वो और प्रोग्रेस हो जाएगा। सो हम उसमें बहुत केयरफुली उसका पोजीशन, लाइक उसको कहाँ कैसे करना है, वो बहुत केयरफुली करते हैं। जैसे कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हमें इसमें एटलीस्ट 4 जनों की नीड होती है, 1 2 3 एंड एक जो हेड साइड होगा। एंड आप देख रहे हो कैसे क्रॉस करके स्टेप 2 में देखो, एक ने पूरा सर को लाइक होल्ड कर रखा है, सो दैट सर्वाइकल पूरा और उसने फिक्स कर रखा है। एंड ये जो 3 जने हैं ना, वो प्रॉपर 3 साइड पकड़ रखा है ना, दिख रहा है आपको, 1 2 3। फिर उन्होंने देखो प्रॉपर उन्होंने एक साथ 1 2 3 करके एक साथ उन्होंने करवट दिया, एक साथ लेटरल पोजीशन दिया एंड अंदर उन्होंने वो जो भी है लाइक अंदर जो बेड सीट जो भी थी उसके अंदर डाला एंड स्टेप 4 में उसको वापस से कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, जो हमारा जो स्पाइन है ना, वो बिल्कुल मूव नहीं करता है, वो लाइक एक साथ करते हैं ना, सो वो बिल्कुल उसको मेनली हमें मूव नहीं करना है, सो दैट जो इंजरी है वो और ज्यादा प्रोग्रेस ना हो। सो उसमें हम ये उसको बोलते हैं रोल ओवर। रोल ओवर कब करेंगे, जब स्पाइनल कोड इंजरी जब सस्पेक्टेड होगा, तो हमें पोजीशन जो चेंज करनी होगी या बेड टू बेड ट्रांसफर करना होगा, जो भी करना होगा, तो उसमें हम कौन सा क्या करते हैं, हम करते हैं रोल ओवर। क्या फॉलो करते हैं, वी आर डूइंग रोल ओवर, ठीक है ना। सो रोल ओवर करना होता है। एंड रोल ओवर कैसे करते हैं, कभी कभी एग्जाम में ना आपको ये इमेज दिखा देंगे एंड पूछेंगे कि स्टेप्स बताओ, फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा एंड फोर्थ कौन होगा, या फिर आपको ये पूरा इमेज दे देंगे एंड पूछ लेंगे पूरा, लाइक पूरा कहानी बना के पूछ लेंगे ये क्या है। सो यू शुड नो कि स्पाइनल कोड इंजरी में हम रोल ओवर करते हैं एंड दिस इज द स्टेप्स, दिस इज द सीक्वेंस, दिस वी आर फॉलोइंग, ठीक है ना। सो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये आपको इतना समझ में आ गया। सो हमने एयरवे देख लिया कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। ब्रीदिंग सर्कुलेशन बाद में देखेंगे, उससे पहले हमने क्या देखा था, डिसेबिलिटी, है ना, डिसेबिलिटी था। डिसेबिलिटी में हम क्या कर रहे थे, जीसीएस चेक कर रहे थे, प्यूपिल चेक कर रहे थे एंड ब्लड शुगर चेक करते हैं, ठीक है ना। सो इसमें यहाँ से एमसीक्यू बहुत ही बार एग्जाम में आता है। जीसीएस से लाइक एक एमसीक्यू आ जाता है, प्यूपिल से पिछली बार ही नॉर्सेट 2023 में ही आया था, हर बार आता है, तो मैं देखो बताती हूँ। सो डिसेबिलिटी चेक करने के कौन कौन से मेथड है, सबसे फर्स्ट हमारा एबीपीयू मेथड ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेसमेंट, एबीपीयू मेथड है। दूसरा हमारा जीसीएस है एंड थर्ड हमारा प्यूपिल है। सो क्या क्या चेक करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एबीपीयू वेरी इंपॉर्टेंट है। एबीपीयू क्या है कि ए मतलब ये निमोनिक ही है, ए मतलब अवेक, वी मतलब वर्बल, पी मतलब पेन एंड यू मतलब अनरिस्पॉन्सिव। मतलब क्या है कि जो पेशेंट है, दिस इज लाइक बहुत फास्ट वाला मेथड है। जो पेशेंट है वो अवेक है, फुल्ली कॉन्शियस है, अवेक है, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन है ना, दैट इज अवेक, है ना। बट अगर वो अवेक नहीं है, हम उसको पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है ना, वर्बली वो रिस्पॉन्स कर रहा है, देन दैट इज वर्बल। एंड अगर वो अवेक भी नहीं है, वो वर्बल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो पेन से रिस्पॉन्स कर रहा है। हम उसको पेन दे रहे हैं, हम उसको सेंट्रल पेन दे रहे हैं, हम उसको सुप्रा ऑर्बिटल नॉच पे पेन दे रहे हैं, हम उसको पेरिफेरल पेन दे रहे हैं। सो वो एक स्टिमुलेट कर रहा है, सो दैट इज लाइक पेन से वो रिस्पॉन्स कर रहा है। एंड यू मतलब कि अनरिस्पॉन्सिव, मतलब कि वो अनरिस्पॉन्सिव है, ना वो पेन से कर रहा है, ना वो अवेक है, ना वो लाइक वर्बली कर रहा है, ना वो पेन से कर रहा है, देन इट इज अनरिस्पॉन्सिव। सो एबीपीयू तो वेरी सिंपल है, अवेक, वर्बल, पेन एंड अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है। देन दूसरा आता है हमारा जीसीएस, दैट इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर मी, जीसीएस, क्योंकि मैं न्यूरोलॉजी में काम करती हूँ, सो ऑल द टाइम वी आर चेकिंग द जीसीएस ऑफ आवर पेशेंट, ठीक है। सो जीसीएस क्या है, जीसीएस इज ग्लासको कोमा स्केल, सिंपल ग्लासको कोमा स्केल, it is used to assess the level of consciousness. First question is, it is used to assess लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। जीसीएस क्यों यूज करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। सो जीसीएस का फुल फॉर्म क्या है, दिस इज ग्लासको कोमा स्केल, मैंने ऑलरेडी लिख रखा होगा, ठीक है ना। ग्लासगो कोमा स्केल वेरी सिंपल है। सो इसको हम याद कैसे करेंगे, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कैसे याद करना है, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज याद करना है, डेट इज E4V5M6,
ये याद हो गया, ये तो याद हो ही गया होगा। E4 V5 M6 हो गया याद, ठीक है, गुड। सो E4 मतलब क्या है, E मतलब आई, V मतलब वर्बल, M मतलब मोटर, ठीक है। सो E मतलब आई मतलब E का फोर स्कोर होगा, 4 होगा 3 होगा 2 होगा 1 होगा, ठीक है ना। आई मतलब ऑफ कोर्स आई में क्या चेक करोगे, ओपनिंग ही चेक करोगे, मतलब कि 4 कब देंगे हम, अगर वो खुद से ही ओपन कर दे, स्पॉन्टेनियसली यूं ही फटाफट ओपन कर देगा, ठीक है ना, सो हम उसको 4 देंगे। बट अगर वो बोलने पर करेगा, है ना, हम उसको बोलेंगे कि जैसे कि उसका नाम है सुरेश, सुरेश आंखें खोलो, सुरेश आंखें खोलो, तो वो मतलब साउंड हम उसको बोल रहे हैं तब जाके वो आंखें खोल रहे हैं, दैट इज 3। बट वो ना ही वो स्पॉन्टेनियसली वो खोल रहा है, ना ही वो बोलने पे खोल रहा है, उसको पेन देने, जब हम उसको पेन दे रहे हैं ना, पेन देने पर वो आंखें खोल रहा है, देन इट इज गिवन एज 2। एंड अगर वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, वो पेन आप भले ही बहुत ज्यादा पेन दे रहे हो, सीवियर पेन देते जा रहे हो, तब भी वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, देन वी आर गिविंग द स्कोर 1। आई बस में 4 3 2 1 याद करो। 4 मतलब स्पॉन्टेनियसली वो खोल देगा, 3 मतलब वो वर्बल खोलेगा, एंड 2 मतलब वो पेन से खोलेगा, एंड 1 मतलब खोलेगा ही नहीं। यहाँ पे 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है, 1 इज द लीस्ट स्कोर, ठीक है ना। देन V, हमने क्या पढ़ा था, E4 V5 M6, V मतलब वर्बल, एंड उसका जो मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, 5 होगा। सो V5 कब बोलेंगे, जब वो ओरिएंटेड होगा, किस चीज का ओरिएंटेड, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, मतलब वो बताएगा मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं एम्स में हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस फ्लोर पे हूँ, आज ये डेट है ना। सो ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, ये कौन है आपके, तो ये मेरे पापा है, वट एवर। सो इट मीन्स क्या है, वो V5 है, क्या है वो, V5 है, ठीक है। बट अगर वो कंफ्यूज होगा, आपने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, वो बोलेगा मेरा नाम सुरेश है, रमेश है, थोड़ा कंफ्यूज होगा। आप कहाँ हो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, कौन से हॉस्पिटल में हो, तो कभी बोलेगा गंगाराम, कभी बोलेगा एम्स, सो वो कंफ्यूज्ड है, बोल तो रहा है, वर्बल आवाज तो आ रही है, बट वो कंफ्यूज्ड है, दैट मीन्स इट इज 4। ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन इज 5, कंफ्यूज मतलब 4, देन 3 मतलब कि कोहेरेंट सिंगल वर्ड्स, 3 मतलब कि आप उससे कुछ पूछोगे ना तो वो लॉजिकली आंसर नहीं देगा, कुछ भी बोलेगा, सिंगल वर्ड्स में कुछ भी बोलेगा, ठीक है ना, सिंगल वर्ड्स बोलेगा, ठीक है ना। सो दैट इज 3। एंड 2 मतलब कि वो जस्ट जैसे मतलब जस्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक साउंड होता है ना, एक जैसे कैसा भी साउंड बोल लो, वाह जैसा भी, सो वो जस्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, इट मीन्स आप 2 दोगे एंड नो रिस्पॉन्स, आप कुछ भी कर लो, वो वर्बल रिस्पॉन्स कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स इट इज V1, ठीक है ना। सो V5 ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, V4 मतलब कि थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, एंड V3 मतलब कि वो ऐसे सिंगल वर्ड्स में आंसर देगा, एंड V2 मतलब कि वो ऐसे लाइक V3 आप स्लरिंग ऑफ स्पीच बोल सकते हो, थोड़ा स्लरिंग सा रहेगा, थोड़ा सा ऐसे लाइक सिंगल वर्ड्स में बोलेगा, एंड V2 मतलब कि क्या होगा कि वो लाइक ऐसे साउंड प्रोड्यूस करेगा, एंड V1 मतलब कि नो रिस्पॉन्स, ठीक है ना। वन मोर थिंग आई वांटेड टू क्लियर देयर दैट कि लेट्स सपोज कोई पेशेंट है, GBS का पेशेंट है, गुलियन बाय सिंड्रोम का पेशेंट है, उसका तो लाइक प्रॉपर वो लाइक कॉन्शियस होता है, बट स्टिल उसके मुंह में क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो रखा था, तो उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब हमने डाल रखा है। सो इन दैट केस पेशेंट भी बोल नहीं पाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, V1 बोलेंगे या V5 बोलेंगे। सो इन दैट केस हम क्या लिखते हैं, VET लिखते हैं, VET या फिर VTR लिखते हैं। अगर ट्रेकियोस्टोमी लगा हो तो हम VTR लिखते हैं, एंड अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला हो तो हम VET लिखते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा उसके बाद क्या है, E4 हो गया हमारा, V5 हो गया, और M6, M मतलब मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स मैक्सिमम स्कोर कितना है, 6। सो 6 कब बोलेंगे, जब आपने पेशेंट को बोला कि रमेश जी आप अपना हाथ ऊपर करो, जी बाहर निकालो, है ना। सो वो सारा कमांड अच्छे से फॉलो करेगा, इट मीन्स इट इज 6। आप क्या दोगे, 6 दोगे। बट वो आपने उसको पूछा, आपने जो भी उसको कमांड दिया वो कमांड फॉलो नहीं किया, बट आपने जब पेन दिया ना, पेन देने पर वो पूरा पेन को लोकलाइज करेगा। लेट्स सपोज आपने पेन यहाँ दिया, लेट्स सपोज आप पेन यहाँ दे रहे हो, सो पूरा हाथ यहाँ तक लेके आएगा, इट मीन्स इट इज 5, मतलब मूव्स टू लोकलाइज स्टिमुलेशन और पेन, जहाँ पे आप पेन दोगे वहाँ पे वो अपना हाथ लेके आ जाएगा, दैट इज 5, ठीक है ना। 4 कब दोगे, विड्रॉल रिस्पॉन्स टू पेन, जस्ट विड्रॉ करेगा, मतलब उस जहाँ पे आप पेन दे रहे हो ना वहां तक वो ला नहीं पाएगा, बस विड्रॉ करेगा, तब आपका हाथ हटाने की कोशिश करेगा, दैट इज द विड्रॉल, तो आप 4 दोगे। एंड 3 मतलब कि
एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन जिसको कि हम डीकॉर्टिकेट पोजीशन भी बोलते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज डीकॉर्टिकेट, मतलब कि एबनॉर्मल फ्लेक्शन। डीकॉर्टिकेट ये एग्जाम में ये इमेज दिखा के भी पूछ लेते हैं कि ये किस चीज का इमेज है, सो इट इज डीकॉर्टिकेट। डीकॉर्टिकेट मतलब कि अगर मिड ब्रेन में अगर डैमेज होता है सो डीकॉर्टिकेट पोजीशन होता है। डीकॉर्टिकेट मतलब कि देखो डीकॉर्टिकेट में सी आ रहा है ना, सो सी में क्या होगा, टुवर्ड्स द स्पाइन फ्लेक्शन करेगा प्रॉपर, है ना। सो मतलब जो आर्म्स है ना मूविंग टुवर्ड्स द स्पाइन, इट मींस इट इज डीकॉर्टिकेट, सी टाइप का शेप बनाएगा, और जो लेग है वो एक्सटेंडेड होगा। सो इसको बोलते हैं डीकॉर्टिकेट, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन। सो इसको हम बोलेंगे 3M3। एंड अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन होगा, एबनॉर्मल एक्सटेंशन लाइक दिस डी सेरिब्रेट, देखो ये बाहर जा रहा है ना, सो ई शेप बनाएगा डी सेरिब्रेट। डी सेरिब्रेट में ई आ रहा है ना, सो एक्सटेंशन करेगा, ठीक है। डी सेरिब्रेट में ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, सो वो एक्सटेंशन करेगा, ठीक है ना। इंडिकेट व्हाट्स मोर एक्सटेंसिव डैमेज, ये ज्यादा डैमेज होता है लाइक बोन्स वगैरह में डैमेज होता है, सो ये वाला लाइक क्या बोलते हैं डी सेरिब्रेट हो जाता है, ठीक है। सो एबनॉर्मल एक्सटेंशन इज 2। एबनॉर्मल एक्सटेंशन मतलब कि डीसेरिब्रेट। एंड अगर कोई रिस्पॉन्सिव ही नहीं, आप जो भी दे दो ना वो डीसेरिब्रेट कर रहा है ना वो डिकॉर्टिकेट कर रहा है, देन इट इज 1, ठीक है। सो E4 V5 M6 आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। सो मतलब कि अगर एग्जाम में पूछे, एग्जाम में ऑलरेडी पूछ रखा है कि लोवेस्ट स्कोर ऑफ GCS, सो कभी ये मत सोचना कि 0 होगा, नो, इट इज लाइक E1 V1 एंड M1, तो 1 प्लस कितना हो गया 3, सो 3 इज द लोवेस्ट स्कोर। एंड अगर मैक्सिमम स्कोर पूछ लिया तो कितना होगा, लाइक E4 V5 M6, तो कितना होगा 6 5 11 एंड 4 15, सो 15 इज द मैक्सिमम स्कोर। सो लोवेस्ट स्कोर कितना होगा 3 एंड मैक्सिमम कितना होगा 15, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको, ठीक है। अगर 13 to 15 स्कोर होगा, इट इज कॉल्ड माइल्ड ब्रेन इंजरी। अगर माइल्ड ब्रेन इंजरी होती है तो 13 to 15 स्कोर होगा। एंड अगर 9 to 13 स्कोर होगा उसको मॉडरेट ब्रेन इंजरी बोलेंगे। एंड अगर 3 to 8 स्कोर होगा ना, इट इज कॉल्ड सीवियर ब्रेन इंजरी। इसको कोमाटोज पेशेंट, कोमाटोज क्लाइंट, अगर जो कोमाटोज पेशेंट होते हैं, जो कोमा में जो पेशेंट होते हैं ना, उनका जो स्कोर होगा डेट इज 3 to 8। यहाँ से MCQ आ रखा है कि पेशेंट जो है वो जो स्कोर है GCS 3 to 8 है, वो क्या है। सो कोमाटोज पेशेंट का 3 to 8 के बीच में स्कोर आता है। एंड जो डीप कोमा में होते हैं या फिर डेथ मान सकते हो आप, उनका जो स्कोर आएगा डेट इज 3 आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो मिनिमम स्कोर क्या है 3 है, तो 3 ही आएगा, ठीक है ना। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो हमने ABPU पढ़ लिया, हमने GCS पढ़ लिया। देन थर्ड हम क्या देखते हैं, डिसेबिलिटी में हम देखते हैं प्यूपिल। सो क्वेश्चन क्या आया था कि हमने प्यूपिल में हमने क्या देखना है, प्यूपिल एक्यूटी, क्या बोलते हैं कलर, क्या देखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्यूपिल में क्या देखते हैं, वी आर असेसिंग द प्यूपिल साइज, वेरी इंपॉर्टेंट प्यूपिल साइज, क्योंकि लोगों को हमने बोल दिया प्यूपिल देखते हैं, हमने ऊपर से पढ़ लिया प्यूपिल देखते हैं, बट प्यूपिल में क्या देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में उन्होंने यही दे दिया, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, उन्होंने एक जगह लिख दिया कि प्यूपिल में हम साइज प्लस एक्यूटी चेक करते हैं, प्यूपिल में हम साइज प्लस कलर चेक करते हैं। सो ऐसे लाइक कंफ्यूज कर देंगे ना। सो यू शुड नो कि हम वी असेस द प्यूपिल साइज, इक्वालिटी, दोनों जो इक्वल है या नहीं है, एंड रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव टू किसका, रिस्पॉन्सिवनेस टू लाइट, मतलब रिएक्टिव टू लाइट और नॉट रिएक्टिव टू लाइट, ठीक है ना। सो हम साइज देखते हैं कि साइज कैसा है, स्मॉल है, लार्ज है, मतलब डायलेटेड है, कंस्ट्रिक्टेड है, स्मॉल है या नॉर्मल साइज है। इक्वालिटी मतलब दोनों सेम है। एनाइजोकोरिया सुना है आपने, एनाइजोकोरिया वर्ड, एनाइजोकोरिया मतलब दोनों का जो साइज है वो अनइक्वल है, एक का बड़ा है, एक का छोटा है, एक का छोटा है, एक का बड़ा है। सो इक्वलिटी देखते हैं एंड रिस्पॉन्सिवनेस की रिएक्टिव टू लाइट और नॉट रिएक्टिव टू लाइट। सो हम प्यूपिल में ये 3 चीजें चेक करते हैं, साइज, रिस्पॉन्सिवनेस एंड इक्वलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपको डिसेबिलिटी में हमने ये तीनों चीजें चेक कर लिया, ठीक है ना। सो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो यहाँ से बताए इस बार 2020-23 के प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन आया था, जो कि कभी कोई सोचा भी नहीं होगा किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। सो कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, GCS P स्कोर। अभी हमने GCS तो पढ़ लिया, ग्लासगो कोमा स्केल, एंड P मतलब प्यूपिल, प्यूपिल भी पढ़ लिया, बट यहाँ से कैसे आया था क्वेश्चन देखो, GCS एंड P स्कोर, GCS एंड प्यूपिल रिस्पॉन्स आर द की इंडिकेटर ऑफ सिवियरिटी ऑफ ब्रेन डैमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब हमारे हॉस्पिटल में, जब हमारे वार्ड में, हमारे HDU में जब पेशेंट आते हैं ना स्ट्रोक के, मेनली स्ट्रोक के, है ना, क्योंकि स्ट्रोक में ऑफ कोर्स ब्रेन इंजरी ही हुई है। सो हम उसमें लाइक GCS, प्यूपिल एवरी हाफ आरली हम चेक करते हैं, सो डैट लाइक अगर थोड़ा सा भी GCS कम हो, लाइक GCS अगर डिप हो गया, अगर पेशेंट था लाइक E1 V5 M5 था,
है ना, एंड आधे घंटे में जो पेशेंट है वो M4 हो गया तो फटाफट सीटी करवाना होता है, एंड अगर उसका जो प्यूपिल था वो रिएक्टिव टू लाइट था एंड अगले घंटे में उसका जो रिएक्टिविटी था वो कम हो गया या खत्म हो गई, तो हम फटाफट सीटी करवाते हैं टू सी कि क्या और फर्दर डैमेज हो रहा है, इस्कीमिक बढ़ रहा है या फिर और हेमरेज हो रहा है, जो भी हो रहा है फिर उसके अकॉर्डिंग सर्जरी है, जो भी होगा मैनेजमेंट वो करना होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई GCS एंड प्यूपिल आर द की इंडिकेटर्स ऑफ सिवियरिटी ऑफ ब्रेन डैमेज, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो अभी हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे GCS P स्कोर। सो P मतलब क्या है, प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर। सो देखो इसमें क्या है ना कि प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट एंड उसका स्कोर देते हैं, अगर बोथ प्यूपिल, दोनों प्यूपिल अगर लाइट के अनरिएक्टिव होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अनरिएक्टिव बोल रही हूँ मैं, अगर दोनों प्यूपिल लाइट के अनरिएक्टिव होगा तो हम स्कोर देंगे 2, अगर एक प्यूपिल अगर लाइट के अनरिएक्टिव है तो स्कोर देंगे 1, एंड अगर दोनों प्यूपिल लाइट के अनरिएक्टिव नहीं है तो स्कोर देंगे 0, ठीक है। सो GCS माइनस प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर इज कॉल्ड GCS P स्कोर। आई बस सुनने, GCS जो GCS था ना हमारा E4V5M6 माइनस प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर, दिस इज जो अभी मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड GCS P स्कोर। अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखो क्या बोला है, अ ट्रॉमेटिक पेशेंट इज ब्राउट टू द ED, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया वो। इनिशियल असेसमेंट इंक्लूड्स आईज ओपन विथ स्टिमुलस विथ पेनफुल स्टिमुलस। तो देखो ई हम लिख लेते हैं, EVEVM, E4V5M6 होता है ना। सो हमने GCS का देख लिया, ये हमारा GCS को हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। सो उन्होंने क्या बोला कि आईज जो ओपन हो रहा है किससे हो रहा है, पेनफुल स्टिमुलस से हो रहा है, तो ई क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा, इट्स 2 नॉट 1। पेनफुल है ना, पेनफुल है, पेनफुल का क्या था, 2 था, याद करो। वर्बली रिस्पॉन्ड विथ इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, याद करो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स कब था, V5 इज द मैक्सिमम, V5 था, V4 थोड़ा सा कंफ्यूज था, एंड V3 क्या था, V3 क्या था, वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलेगा, सो इट इज V3। V2 में तो वो थोड़ा इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स बोले एंड V1 में तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं होगा, सो इट इज V3। देन M कहाँ गया आगे, मिनिमल फ्लेक्शन ऑफ द लेफ्ट हैंड विथ पेनफुल स्टिमुलस इन द राइट हैंड, ठीक है ना। सो उन्होंने क्या बोला, मिनिमल फ्लेक्शन ऑफ द लेफ्ट हैंड विथ पेनफुल स्टिमुलस, मतलब पेनफुल दे रहे हैं तो मिनिमल फ्लेक्शन हो रहा है। उन्होंने यहाँ पे एबनॉर्मल फ्लेक्शन नहीं बोला, एबनॉर्मल फ्लेक्शन बोलता तो ये M3 होता। उन्होंने क्या बोला, मिनिमल फ्लेक्शन हो रहा है, हम पेन दे रहे हैं, सो लाइक वहां पे लाने की कोशिश तो कर रहा है बट मिनिमल फ्लेक्शन हुआ, इट मीन्स इट इज M6, M5 क्या होगा, ठीक है, M4, इट इज M4, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, कहाँ गया, इन द राइट हैंड एंड यूनिलेटरल प्यूपिल रिएक्टिव एंड राइट प्यूपिल इज डायलेटेड। देखो यूनिलेटरल प्यूपिल रिएक्टिव मतलब कि एक प्यूपिल रिएक्टिव है, तो अगर दोनों प्यूपिल अनरिएक्टिव होता तो क्या बोलते, 2, इसमें एक प्यूपिल रिएक्टिव है, एक प्यूपिल नहीं है, सो हम यहाँ पे क्या स्कोर देंगे, प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये सारा प्लस करो, 4 3 7 एंड 2 9 एंड ये 1। तो इन्होंने क्या पूछा आगे, व्हाट वुड बी द पॉसिबल GCS P स्कोर ऑफ द पेशेंट। सो GCS P स्कोर क्या था हमारा, GCS माइनस PRS यही था, सो कितना हो जाएगा, 9 - 1, इट इज 8। सो आंसर क्या होगा, ए। देखो अगर जिन्होंने सोचा होगा कि GCS करके आए उन्होंने फटाफट 9 वाला आंसर करके आ गए होंगे। सो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, प्रीलिम्स में आ रखा था, आई बस सुनने। सो ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे करते हैं, ठीक है। सो हमने ये पढ़ लिया, उसके बाद आते हैं हम बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस यहाँ से भी MCQ आता है, इमेज बेस्ड, मेनली इमेज बेस्ड आता है, कैसा आता है दिखाऊंगी मैं। सो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर क्या होता है, इट इज द फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स दैट कंपोज हमारा स्कल, मतलब स्कल के बोन का फ्रैक्चर होना इज बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, सिंपल टर्म, ठीक है ना। सो मोस्ट कॉमन अगर पूछ ले कि मोस्ट कॉमन जो कौन सा बोन इन्वॉल्व होता है, दैट इज द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन इज द मोस्ट कॉमन बोन। सो अगर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होगा तो क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ आता है कि अगर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होगा तो क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होगा। सो फर्स्ट इज हीमोटिम्पैनम, हीमो मतलब ब्लड, टिम्पैनम मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब कि कान से ब्लड आएगा, ठीक है ना। ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, अगर लेट सपोज किसी पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, कान से ब्लड आ रहा है, इट मीन्स कि उसका कुछ लाइक स्कल में कुछ फ्रैक्चर हुआ है ना। हीमोटिम्पैनम। CSF ओटोरिया, ओटोरिया मतलब कि कान, है ना, कान से क्या आएगा, CSF आएगा। CSF ओटोरिया मतलब कि अगर मिड लाइन क्रेनियल
फोसा फ्रैक्चर होता है ना, सो CSF ओटोरिया होता है। एंड CSF राइनोरिया मतलब कि नोज से CSF आएगा, तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होता है तो CSF राइनोरिया होता है, ठीक है ना। सो हम कैसे पता चलता है, जो भी पानी निकलता है ना, CSF कैसा होता है, क्लियर वाटरी होते हैं, जो वाटरी क्लियर फ्लूइड होता है। सो उसमें हम β2 ट्रांसफेरिन टेस्ट चेक करते हैं, तो CSF में ना β2 ट्रांसफेरिन जो है वो एलिवेटेड होता है, इट मींस इट इज CSF, ठीक है ना। सो ये एक टेस्ट बता दिया, मे बी ये एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके अलावा और कौन सा साइन होता है, बैटल साइन होता है एंड रैकून आई होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल साइन कैसा होता है, रेट्रो ऑरिकुलर और मेस्टोइड इकाइमोसिस होता है, ब्रूजिंग ओवर द मस्टोइड बोन बिहाइंड द ईयर, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड। ये एग्जाम में सीधा इमेज दे देते हैं, पूछते हैं व्हाट इज दिस, सो यू शुड नो दिस इज बैटल साइन। क्या है ये बैटल साइन, व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। दूसरा कौन है, रकून आई। रकून आई क्या है, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस, दिस इज पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस, इट इज ऑल्सो इंडिकेट बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, ठीक है ना। सो हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होगा तो क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होगी, हमारा हीमोटिम्पेनेम मतलब कान से ब्लड आएगा, नोज से CSF आएगा, कान से CSF आएगा, यहाँ पे पूरा इकाइमोसिस हो जाएगा, एंड पेरी ऑर्बिटल पीछे हमारा मैंडिबुलर के पास भी ऐसे ब्रूजिंग सा साइन होगा, ठीक है ना। सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर है, मतलब कि अगर CSF राइनोरिया हो रहा है ना, तो इन दैट केस जो हम एनजी ट्यूब, जो हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है ना वो, या फिर नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी वो जो बोन है वो फोसा है वो फ्रैक्चर हो रखा है, तो जो आप डालोगे वो राइल्स ट्यूब डालोगे वो कहीं भी जा सकता है ना। सो जो राइल्स ट्यूब हो गया, मतलब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हो गया, या फिर नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन हो गया, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देन अगेन ये भी क्वेश्चन आ रखा था, आई थिंक प्रीलिम्स या मेंस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आ रखा था ये। क्या पूछा था, बहुत सिंपल चीज पूछा था उन्होंने, फास्ट असेसमेंट का उन्होंने सिंपल एब्रिविएशन ही पूछा था, बट हमें जब पता ही नहीं होगा तो हम एब्रिविएशन कैसे ही करेंगे, है ना। सो फास्ट असेसमेंट इन ट्रॉमा मतलब क्या है, फास्ट मतलब जल्दी करना है, मतलब क्या है, इट इज फास्ट मतलब फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। आइए बस में, फास्ट असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा मतलब क्या है कि ये ना एक अल्ट्रासाउंड प्रोटोकॉल है। क्या है, अल्ट्रासाउंड प्रोटोकॉल है, इसमें हम क्या करते हैं, हेमीपेरिटोनियम और हेमीपेरिकार्डियम चेक करते हैं। बेसिकली क्या है ना कि जैसे कि लेट्स सपोज किसी को इंजरी हुई है, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मैं बता रही हूँ, यहाँ पे इंजरी हुई है, यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये तो हमें दिख रहा है ना कि यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पे लाइक प्रेशर लगाएंगे, कुछ भी करके हम ब्लड रोक लेंगे। बट लेट्स सपोज अगर इंटरनल इंजरी हुई है, अंदर ही ब्लड फ्लो इंक्रीज है, अंदर ही ब्लड बहा जा रहा है, तो कैसे हम ब्लड रोकेंगे यार, अंदर कैसे रोकोगे, है ना। एंड वो सोचो वो ज्यादा सीवियर केस है, बाहर से जो दिख रहा है वो तो हम तब भी कर सकते हैं, अंदर जो दिख रहा है वो हमें तो दिख ही नहीं रहा ना, वहां पे सीधा सर्जरी करनी होगी, एंड वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर अंदर ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है, बाहर हमें कहीं दिख ही नहीं रहा कि कहाँ ब्लड लॉस हो रहा है, और पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता जा रहा है, एंड पता नहीं ब्लीडिंग कहाँ हो रही है, क्योंकि वो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है ना। सो फॉर दिस क्या हुआ है, फास्ट असेसमेंट हुआ है, मतलब क्या है कि इट इज अ अल्ट्रासाउंड प्रोटोकॉल, जिसमें हम क्या करते हैं, हेमीपेरिटोनियम और हेमीपेरिकार्डियम में अगर जो भी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है वो हम पता करते हैं। मतलब क्या है कि फास्ट में फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी में क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं 6 व्यूज पे, 6 जगह पे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेरिकार्डियम में, राइट अपर क्वाड्रेंट में, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, सुप्राप्यूबिक एरिया में, राइट एंटीरियर थोरैसिक एंड लेफ्ट एंटीरियर थोरैसिक में, क्योंकि यही जगह है जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो सकता है ना, यही जगह है ना। बाकी और कहाँ पे, अब हाथ में थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा ब्लड, ऑफ कोर्स यही एरिया है जहाँ पे लाइक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे ब्लड अच्छे से एक्यूमुलेट हो सकता है, उसको इतना स्पेस भी मिल जाएगा, है ना। सो ये पूरे रीजन में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। सो देखो एक बार तो उन्होंने ये पूछ लिया है कि एक बार ही पूछा है अभी कि फास्ट क्या है ना, उन्होंने सिंपल पूछा था कि फास्ट असेसमेंट क्या है इन ट्रॉमा, फास्ट असेसमेंट इन ट्रॉमा क्या है, सो इट इज फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा, ठीक है ना। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वो पूछ सकते हैं कि हम कौन कौन से पार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, है ना, पूछ सकते हैं ना। सो यू शुड, आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, ये भी याद कर लेना, ठीक है। सो दिस इज डन। देन नेक्स्ट थिंग इज एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम।
सो देखो, अब एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम मतलब एब्डोमेन से रिलेटेड है, एब्डोमेन के कंपार्टमेंट से रिलेटेड है। सो देखो, जो नॉर्मल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है ना हमारा, दैट इज 5 to 8 mmHg होता है, ठीक है ना। बट एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कब बोलते हैं? व्हेन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइजेस एंड इट इज सस्टेन एट मोर देन 20 mmHg, ठीक है ना। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मोर देन 20 mmHg होगा, प्लस उसके साथ कोई ऑर्गन, कोई भी न्यू ऑर्गन डिस्फंक्शन होने लग जाएगा या फिर कोई भी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। वेरी इमरजेंसी कंडीशन, वेरी सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अभी दिखाऊंगी मैं आपको इमेज, ठीक है ना। सो इसमें लाइक अगर रीनल फेलियर हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, बॉवेल इस्कीमिया हो सकता है। सोचो पूरा बॉवेल इस्कीमिया हो जाएगा तो सोचो आपका जीआईटी ही काम नहीं करेगा, है ना। डेथ भी हो सकती है, ऑफकोर्स एट द एंड क्या ही होगा, डेथ ही होगा। सो ठीक है ना। सो इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, इतना हमें डीपली नहीं जानना है कि लाइक प्रॉपर क्या हो गया। सो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कब होगा? जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मोर देन 20 mmHg होगा, उसकी वजह से क्या होने लग जाएगा? ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा? ऑफ कोर्स एब्डोमेन से रिलेटेड जहाँ पे भी जो भी ऑर्गन है, लाइक हमारा हार्ट फेलियर होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बॉबल इस्कीमिया हो जाएगा, डेथ हो सकता है ना, रीनल फेलियर हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। सो मैनेजमेंट कैसे करते हैं? लेप्रोटोमी करते हैं। मतलब क्या करते हैं लेप्रोटोमी में कि जो एब्डोमिनल का जो वॉल है ना, उसको जस्ट ओपन कर देते हैं एंड छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है तो हम ओपन कर देंगे, बस बढ़ते रहे प्रेशर, कितना ही बढ़ेगा, फट तो फिर वो बाहर तो नहीं जा पाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड लेप्रोटोमी। ये इमेज आ रखा था एग्जाम में, ठीक है ना। आई थिंक कोई नॉर्सेट में आ ही रखा था, मतलब नॉर्सेट में ही आएगा और कहाँ ही आएगा, ठीक है ना। सो ये क्या है? ये लेप्रोटोमी है एंड ये ना ये सिलास्टिक बैग बोल सकते हो, है ना। सो इसमें क्या करते हैं, ये लेप्रोटोमी कर दिया, एब्डोमेन को ओपन कर दिया। अब ओपन कर दिया तो ऐसे एकदम से ओपन करके जस्ट नहीं छोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ बैग, प्लास्टिक, अब प्लास्टिक ये वाला प्लास्टिक नहीं होता, ऑफ कोर्स वो अलग ही प्लास्टिक होगा, वो बैग यहाँ पे सूचर कर देते हैं, मतलब अंदर का कंटेंट जस्ट थोड़ा सा कवर कर देते हैं एंड उसको लीव इट जब तक प्रेशर नॉर्मल ना आ जाए, ठीक है ना। सो ये दोनों वही इमेज है, लेप्रोटोमी मतलब आफ्टर एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बाद जो लेप्रोटोमी करते हैं उसका ये इमेज है। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है कि अगर जैसे क्लोज फ्रैक्चर होगा, मोस्ट कॉमन का होता है आफ्टर क्लोज लिम्ब फ्रैक्चर। क्लोज लिम्ब फ्रैक्चर होगा ड्यू टू लाइक ट्रॉमा हो गया या फिर क्रैश इंजरी होगी, तो क्लोज लिम्ब फ्रैक्चर होगा, सो उसकी वजह से होता है हमारा कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है ना। सो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या करते हैं, सर्जिकल इमरजेंसी विदाउट ट्रीटमेंट लीड टू इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस। ऑफ कोर्स यही होगा, क्योंकि जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है ना, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, ठीक है ना। अगर आपने टाइमली मैनेज नहीं किया तो पूरा जो लेग है वो इस्कीमिक होगी, पूरा लेग नेक्रोज हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसका जो मैनेजमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट से आता है। सो मैनेजमेंट क्या करते हैं, स्कैरोटोमी और फैसियोटोमी करते हैं। दिस इज कॉल्ड फैसियोटोमी। इसमें भैया सिंपल कट करके लीव इट, है ना, मसल को कट कर दिया एंड लीव इट। सो दिस इज कॉल्ड फैसियोटोमी। ये एग्जाम में दिखा के पूछ सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन यहाँ से आया है कि इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्लिनिकल फाइंडिंग्स कैसे पता चलेगा। सो 5P आपको याद रखना है, 5Ps ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। मतलब क्या है 5P में? पेन, पैलर, पैरेस्थीसिया मतलब नंबनेस, पल्सलेसनेस मतलब पल्स गायब हो जाएगा एंड पैरालिसिस। सो दिस इज द 5P ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑफ लेग। क्या क्या? पेन होगा, जहाँ पे जो लेग में कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, है ना, जहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे पेन होगा, पैलर होगा, पैरेस्थीसिया होगा, पल्सलेसनेस होगा एंड पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है ना। सो वो पूछते हैं अर्ली सिम्टम्स। सबसे अर्ली सिम्टम्स क्या होगा? पेन एंड नमनेस। पेन होगा और नमनेस होगा, दिस इज द हॉलमार्क एंड द अर्ली सिम्टम्स। एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर क्या होगा, जो पल्स है, डिस्टल पल्सेस है लाइक डोर्सल पीडिस पल्सेस, वो एब्सेंट हो जाएगा। सो दिस इज द लेट साइन, ठीक है ना। अर्ली साइन एंड लेट साइन आपको पता होना चाहिए एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फैसियोटोमी, ठीक है ना। सो ये कुछ ट्रॉमा की चीज़ें थी। आगे धीरे धीरे हम और भी लाइक एयरवे, ब्रीदिंग कैसे मैनेज करना है, लाइक एंडोट्रेकियल ट्यूब, उसके साइज हो गया, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हो गया, वो सारा भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अच्छे से आनी चाहिए एंड इसमें से लाइक मोस्ट ऑफ द टॉपिक से एक ना एक MCQ आ रखा है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।